सियासत ने लिखा है अब मौत का नया अफसाना, कहीं बटन दबेंगे और कहीं बर्बाद होगा जमाना। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया। स्वागत है आपका हमारी आज की चर्चा में और हमारे साथ हैं हमारे आज के सफर के हमसफर मिस्टर अष्टभुजा से। स्वागत है सर। नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम जहां खड़े हैं वहां शांति अब केवल एक शब्द रह गई है और बारूद की गंध हमारे घरों को जला रही है। ईरान इजराइल का युद्ध अब केवल दो देशों का युद्ध नहीं रह गया है, अब ये महाशक्तियों के वर्चस्व का युद्ध बन चुका है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बयानबाजी की है वो कूटनीतिक भाषा से बहुत ही परे है और इसको सोशल मीडिया पर मजाकिया जोकर की तुलना से नवाजा जा रहा है। उन्होंने ईरान को 2 से 3 सप्ताह का समय दिया है कि ईरान समझौता कर ले और उनकी शर्तों पर युद्ध को खत्म कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो ईरान को स्टोन एज यानी पत्थर के युग में भेज देंगे। इसका मतलब है कि उनके सारे ढांचे, उनकी सारी अवसंरचना को नष्ट कर देंगे। वहीं ईरान की IRGC ने भी इस धमकी का प्रत्युत्तर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया के साथ दिया और अमेरिका की 18 दिग्गज कंपनियों को सीधे से निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि ये कंपनियां उनके धरती पे हुए हमलों में मदद कर रही हैं और उनके खुफिया ठिकानों का और उनकी खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान इनके द्वारा किया गया है। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप में बदलती छवि, उनके बदलते बयान, उनके ऊपर हो रहे कटाक्ष और उनके इन तरह के एक तरफा बयान की युद्ध जीत लिया है, फिर कहते हैं कभी युद्ध अभी 2-3 सप्ताह का समय दिया है कहीं, तो इस तरह के जो बयान लगातार बदल रहे हैं तो उन पे भी हम देखेंगे कि उनकी रणनीति इस तरह से इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है। साथियों, इस संघर्ष की आग अब युद्ध क्षेत्र से निकलकर कारपोरेट ऑफिस में पहुंच चुकी है। पहले तेल संकट, गैस संकट और अब साइबर संकट। क्या होगी आने वाले समय की तस्वीर? क्या आने वाली जो आपदा है उसके लिए भारत तैयार है? और भारत की क्या है साइबर नीति? क्या होगी भारत की आगामी रणनीति? आइए बढ़ते हैं आगे की चर्चा में और जुड़े रहिए हमारे साथ और जानते हैं कि इन तमाम फैक्ट्स के बीच जो तमाम उथल पुथल मच चुकी है और साइबर को लेकर के जो तमाम कयास लगाई जा रही हैं तो उनकी क्या वास्तविकता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ट्रंप के हालिया बयान लगातार बदल रहे हैं। अष्टभुजा जी, ट्रंप के हालिया बयानों को देखते हुए क्या लगता है आपको कि क्या कोई भी देश उनके साथ स्थायी रक्षा समझौते का जोखिम उठाने के लिए तैयार है, या कोई सोच भी सकता है कि जिस तरह से उनकी रणनीति पल पल बदल रही है उस तरह से तो चीजें देशों के लिए काफी कंफ्यूजिंग भी हो गई हैं? क्या उन्होंने अमेरिका की सुपर पावर की इमेज को काफी हद तक खराब नहीं कर दिया है और उसके साथ ही नाटो को एक कागजी शेर कह करके अपने सहयोगियों को जो उन्होंने नाराज कर दिया है, तो क्यों दिया है उन्होंने इस तरह का वक्तव्य और इस तरह की विदेश नीति से वो क्या हासिल करेंगे और क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल मनुप्रिया जी, आपने बेहद गंभीर सवाल पूछे हैं। इसकी तह कोल्ड वॉर की जड़ से जाकर जुड़ जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया मौसम की तरह बदलते बयान और विरोधाभासी रणनीतियां दुनिया की निगाहों में अनिश्चितता और घबराहट पैदा कर दी है। उनके द्वारा
1949 में बनी नाटो संस्था, जिसको अमेरिका ने खुद ही बनाया था, और उसमें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश शामिल हैं और सदस्य हैं। जो किसी एक सदस्य पर दूसरे द्वारा किए गए हमले को सभी सदस्यों पर सामूहिक हमला माना जाता है के मंसूबे के मद्देनजर बनाया गया था। हालांकि आज डोनाल्ड ट्रंप उस नाटो को ही कायर और कागजी शेर कह करके संबोधित किए और उस नाटो संस्था के अलायंस देशों को नाराज कर दिए। साथ ही पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं, विशेष रूप से ईरान के द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी के संदर्भ में उनके बयान काफी बदलते हुए और विरोधाभासी रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अब अधिकांश देश उनके साथ अस्थायी संबंधों की तरफ रुख करने के बजाय तात्कालिक जरूरत के हिसाब से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर ध्यान देना प्रेफरेंस में रखेंगे, क्योंकि उनके बदलते विरोधाभासी बयानों ने दुनिया के देशों में अविश्वास की भावना पैदा कर दी है। साथ ही अब नए स्रोतों और विकल्पों की खोजने के लिए मजबूर कर दिया है दुनिया के देशों। विशेष रूप से जब इन्होंने नाटो से खुद हटने की धमकी दे दी, हालांकि यह इनके लिए कोई नई बात नहीं है। यह बात अमेरिका के इतिहास में अक्सर रही है और जो वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक विभिन्न रूपों में सामने आ रहा है। जैसे आप देखेंगे यूएन की कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे यूनेस्को हो गया, उससे भी इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और फंडिंग करने से पीछे हट गए। इसके अलावा पेरिस समझौते से भी पीछे हट गए और जो पर्यावरणीय स्तर की चुनौतियां होती हैं दुनिया के सामने और उसके समाधान के संदर्भ में हर साल मीटिंग होती है विभिन्न देशों में, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही गंभीर खतरा है। इस सब के साथ में इन्होंने अपनी जो सुपर पावर वाली छवि है उसको काफी क्षति पहुंचा दी है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर इनकी पर्सनालिटी को लेकर और इवन अमेरिका के लोग भी खुद इनका विरोध कर रहे हैं, तो ये सुपर पावर वाली छवि अब क्या बनी रहेगी या ये हमेशा के लिए ध्वस्त हो गई? हमेशा के लिए ध्वस्त हो गई ये तो कहना अभी कठिन बात है। हालांकि सुपर पावर की छवि कमजोर हुई है ये तो बात ठीक है, छवि कमजोर हुई है, इसको विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, क्योंकि अब इनके नेतृत्व पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। जो देश इनको दशकों से स्वतंत्र दुनिया का नेता और संकट से उबारने वाले रक्षक के रूप में देखते थे, वह छवि इनकी हालिया बयानों के संदर्भ में काफी धूमिल हो गई और देशों को दूसरे विकल्प और मार्ग पर जाने के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और अल्पकालिक हितों तक ही इनके साथ जुड़े रहने के लिए विचार करने पर मजबूर किया है। और इनके सहयोगी और विश्वास पात्र मित्र कह लीजिए या देश कह लीजिए या उन्हीं नाटो के सदस्य अब रूस और चीन की तरफ रुख कर रहे हैं और संबंधों को मधुर और मजबूत बढ़ाने का अवसर देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप के जो वर्तमान रुख हैं वह अब नियम आधारित व्यवस्था से दुनिया को ताकत और सौदेबाजी की ओर ले जाने का मार्ग दिखा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में पुराने रिश्ते अब बदलेंगे और
जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी अब अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए दूसरे विकल्प खोज रहा है, विशेष रूप से रूस और चीन को। और आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पहले अटलांटिक और यूरोप में सेंटर हुआ करते थे, अब युद्ध के सेंटर इंडियन ओशियन और एशिया बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि एशिया की जो इकोनॉमी है, एशिया के जो देश हैं वो लगातार प्रगति कर रहे हैं, तो जितने भी यूरोप के देश हैं वो यहाँ पे अपना स्कोप देख रहे हैं। तो उस स्कोप के चलते भी मुझे लगता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल मची है उसका ये भी एक कारण बनता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि इस तरह की जिस तरह से इन्होंने बीच में ईरान इजराइल के युद्ध में बीच में आकर के और फिर अब अपनी सुप्रीमेसी दिखा करके चीजों को ठीक कर भी नहीं पाया, चीजों को बीच में छोड़ दिया, और ईरान भी अब उस स्थिति में है कि हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है, वो वाली नीति पे ईरान आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान इस तरह से जो धमकी दी है या जो कंपनियों को नष्ट करने की बात इन्होंने कही है, तो क्या ईरान साइबर वारफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार है, और क्या वो इसके दुष्परिणामों को नहीं जान रहा है कि इस तरह के कोई भी हमले हैं उसका अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, या इसके पीछे उसकी कोई और रणनीति है? क्या रणनीति है उसकी इसके पीछे? बहुत खूब मनु जी, आपने कई मुद्दों को समेटते हुए एक सवाल में बांधने का तो प्रयास किया है, लेकिन मैं इसके सारे रहस्यों को खोलने का प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ईरान की ये जो साइबर फिजिकल वारफेयर स्ट्रेटजी है, यह बहुत ही सोची समझी और गंभीर विचार और निष्कर्ष के बाद निकाली गई रणनीति है। वह इसके परिणामों से अनजान नहीं है, बल्कि उसकी यह कदम पिछले 2 दशकों से उसके डिफेंस पॉलिसी के स्ट्रेटजिक हथियार के रूप में बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार हो रहे हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, वर्ष 2010 में ईरान में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसको डिजिटल अटैक, जिसको नाम दिया जाता है स्टक्स नेट अटैक। उस घटना के बाद से ही ईरान अपनी डिजिटल कैपेसिटी और पावर को बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समूहों में प्रभावी रूप में काम तभी से शुरू कर दिया, क्योंकि अभी पश्चिम एशिया में जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया के देश इजराइल के माध्यम से ईरान के अस्तित्व, अस्मिता और संप्रभुता को नेस्तनाबूद करना चाहते थे। हालांकि वो कर नहीं पाए और कर भी नहीं पाएंगे। इसके पीछे कई वजह हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया का पीछे से हाथ तो है ही, साथ ही इसमें ग्राउंड लेवल पर और ग्राउंड रियलिटी पर ईरान में जो एकता है और उसकी जो शक्ति, विशेष रूप से वारफेयर की शक्ति, डिजिटल शक्ति है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन आप देखेंगे ईरान अब साइबर हमलों को फिजिकल हमलों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले ही पश्चिम अमेरिकी देश यूएई और बहरीन जैसे देशों में अमेजन के डाटा सेंटर्स पर न सिर्फ भौतिक चोट किया गया बल्कि डिजिटली भी चोट पहुंचाई गई। हालांकि
ईरान की सरकार और IRGC सेना दोनों ने पहले से ही अमेरिका की ऐसी 18 बड़ी दिग्गज कंपनियों को, जिनके ऑफिस यहाँ के विभिन्न देशों में हैं, विभिन्न आधारों पर आरोप लगाते हुए हिदायत और चेतावनी दे दिया था कि आप लोग 1 किलोमीटर के दायरे में मत रहिए और कोई सेफ जगह देख करके वहाँ शरण ले लीजिए। साथ ही 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सिविलियंस को भी यह हिदायत और चेतावनी दिया था। ईरान जानता है कि वह सीधे फिजिकल वार रूप में अमेरिका से टक्कर नहीं ले पाएगा, इसलिए वह आज साइबर हमलों को एक बैलेंसिंग और इक्वलाइजर के रूप में देख रहा है और उपयोग कर रहा है। हालांकि इसके माध्यम से चोट भी ज़्यादा लगती है और खर्च भी कम होते हैं। अब वह अपनी साइबर आर्मी में AI टूल्स और आधुनिक तकनीक को भी शामिल करना शुरू कर दिया है, जिससे कि निगरानी और सटीक हमले किए जा सकें। रही बात दुष्परिणामों की कि क्या ईरान इससे अनभिज्ञ है, तो मैं आपको बता दूं, ईरान इसके जोखिमों और दुष्परिणामों से बखूबी वाकिफ है। लेकिन बात वही है कि मरता क्या नहीं करता। उसके पास होने के लिए तो कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहान है। ईरान की रणनीति यह है कि यदि हमला उस पर हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, चाहे वो डिजिटल क्षेत्र की हो, बैंकिंग क्षेत्र की हो, पावर सेक्टर की हो, संचार सेक्टर की हो, या पेट्रोलियम और LPG से संबंधित ट्रांसपोर्टेशन और आम आदमी के जीवन में रोजमर्रा से संबंधित सामान हो, इत्यादि को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि हमला करने वाले देश खुद ही पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज ट्रंप के बयानों में साफ नजर आता है कि वह कई बार अल्टीमेटम देते हैं, फिर जब कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर एक मिसाइल दागने में ईरान का 1 करोड़ खर्चा होता है तो अमेरिका का 270 गुना ज़्यादा होता है लगभग, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक और कमज़ोर हो रही है। और अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में नारेबाजी और धरनों के माध्यम से तो उनकी खिल्ली उड़ी रही है, जिससे वो पीछे हटने का और किसी और को मोहरा बना करके और ठिकरा उसके ऊपर फोड़ने का प्रयास की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। ईरान की सरकार और सेना IRGC के द्वारा ये जो बेहद ही नाजुक और खतरनाक कदम लिए गए और धमकी दिए गए, इसके पीछे की जो असली रणनीति या वजह है वो ये है कि वह ऐसी टेक दिग्गज कंपनियों को अपने हुक्मरानों और नेतृत्व और प्रमुख प्रशासकों, रक्षा मंत्रियों, सेनापतियों के जो पिछले वर्षों में हत्याएं हुई, इनको जिम्मेदार मानता है। उसके लिए इन्होंने सही लोकेशन की सूचना अमेरिका सरकार को और इजराइल को दिया, ऐसा ईरान का आरोप है इन कंपनियों पर। हालांकि इससे झूठा ठहराना या इसको नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह बिल्कुल संभव है और आज हो भी रहे हैं। और सबको पता है कि अब युद्ध के सेंटर में डाटा या आंकड़े या हमारे आपके जो इंफॉर्मेशन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। साथ ही वो प्रॉक्सी नेटवर्क का उपयोग भी कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान की रणनीति विशेष रूप से विनाश से ज़्यादा अराजकता और व्यवधान पैदा करने पर फोकस है, ताकि अमेरिका जैसे जो ग्लोबल पावर है वह बातचीत के लिए शांति का मार्ग अपनाए और मेज पर बुलाएं और रियायतें दें।
बहुत ही सारगर्भित विश्लेषण अष्टभुजा जी, और आनंद आ गया इतनी बेहतरीन आपकी विश्लेषण शैली से। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये देखिए कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो वैश्विक स्थिति तो है ही है। कहते हैं विश्व को बाहर का तो हम देख ही रहे, अपने घर का देख लें कि हमारे घर में क्या है। आपको क्या लगता है अष्टभुजा दी कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, और क्या भारत इस तरह की साइबर आपदा के लिए तैयार है? अगर इस तरह के हमले शुरू हो जाते हैं तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर या भारत की जो पूरी क्या व्यवस्था है वो किस तरह से इस चीज को हैंडल करेगी, और भारत क्या इस तरह की चीजों को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है? बहुत बढ़िया अनु जी। मैं सच बताऊं तो आपने असली सवाल अब पूछा है। हम देश दुनिया और विदेश की बात कर लें और अपने घर की बात ना करें, अपने देश की बात ना करें, तो बिल्कुल बातचीत तो अधूरे ही हो जाएंगे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य विशेष रूप से ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध और वर्तमान पश्चिम एशिया का संकट, जो विभिन्न रूपों में देशों के बीच में, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में जो एलपीजी और पेट्रोलियम के संदर्भ में दिख रही है। हालांकि उसके प्रभाव महंगाई, अभाव, तनाव विभिन्न रूपों में तो सामने है ही लोगों के सामने। अभी और भी स्थिति भयावह आई होगी जब साइबर हमले शुरू हो गए। नहीं, संभावना तो दिख रही है। इन स्थितियों के बीच बढ़ते डिजिटल वार को देखते हुए भारत की विदेश नीति और साइबर तैयारी दोनों ही बहुत ही नाजुक और निर्णायक मोड़ पर हैं। इसको इस रूप में देख सकते हैं। मौजूदा संकट के बीच भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, रणनीतिक स्वायत्तता और सजग रूप से तटस्थ रहने जैसी नीति का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। साथ ही संतुलन साधना, विशेष रूप से भारत को अमेरिका और इजराइल के साथ अपने रक्षा और तकनीकी संबंधों को बनाए रखते हुए ईरान के साथ ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंधों को संतुलित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्थिति और डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मीनिंग आपको बता दें कि भारत के वे लोग जो विदेशों में जाके रहते हैं, विशेष रूप से जो पश्चिम एशिया में रहते हैं, पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, आदि देशों में रहते हैं और वहाँ पर रोजी रोटी और काम धंधे करते हैं और जो पैसा कमाते हैं और भारत भेजते हैं। हालांकि वो लोग जो कमा करके पैसा भारत भेजते हैं उसको अर्थव्यवस्था और विषय की शब्दावली के रूप में रेमिटेंस बोलते हैं। उनकी स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर वहाँ की युद्ध स्थिति अस्थिर होगी, युद्ध की स्थिति और हालात नाजुक और गंभीर होंगे, तो जो हमारे वहाँ के लोग वहाँ जा कर के रह रहे हैं, उनका नौकरी और रहना, साथ में जीवन का अस्तित्व सब खतरे में है। तो सरकार को उनके नौकरी को भी और उनके अस्तित्व और सम्मान को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आवश्यकता के साथ कच्चे तेल की निरंतर आपूर्ति भारत की नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में होना चाहिए। साथ ही संबंधों को शांत, सुदृढ़ और मजबूत बनाने की प्रक्रिया में भारत सरकार को G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों का उपयोग करके युद्ध नहीं संवाद की नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि इसके संदर्भ में विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री का हालिया बयान आया भी है। रही बात साइबर हमलों के लिए भारत तैयार है या नहीं है, या कितना तैयार है, तो इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि भारत ने हाल के वर्षों में अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने का विभिन्न और विशेष प्रयास किया है। हालांकि जो आने वाली आपदा है वह एक बड़ी परीक्षा तो है ही। आप देखेंगे कि अभी फरवरी महीने में ही सरकार ने
अपनी स्थिति को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2026 लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से एआई आधारित जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और इंडिया के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसके बिना शायद देश न चल पाए, जिसमें पावर ग्रिड, संचार व्यवस्था, सप्लाई चेन, रेलवे, एविएशन की सुरक्षा पर विशेष रूप से केंद्रित है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत अभी भी सप्लाई चेन और डाटा चोरी जैसे सेकेंड ऑर्डर खतरों के प्रति अभी भी संवेदनशील है। हालांकि इस क्षेत्र में निवेश और प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है। इस मुद्दे को अगर हम निष्कर्ष रूप में 2 लाइन में बांधना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भारत नीतिगत स्तर पर तो तैयार दिख रहा है, लेकिन वैश्विक इंटरनेट और तकनीकी दिग्गज कंपनियों पर यदि सीधा हमला हो जाए तो भारत भी उससे अछूता नहीं रह पाएगा। हम यह नहीं कह सकते कि हम अप्रभावित रहेंगे। प्रभावित तो हम विभिन्न रूपों में और व्यापक तरीके से लोकल स्तर तक हो जाएंगे, और अप्रभावित रहना न सिर्फ भारत बल्कि किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। बहुत ही अद्भुत विश्लेषण। और मुझे लगता है साथियों, आज की परिचर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे। और साथियों, उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई हो। मिलते हैं फिर अगली चर्चा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।